सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट 3, जिसका नाम है अकाउंटेंसी। और ये जो यूनिट है हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि पूरा सिलेबस हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और उसके साथ हम जो पीवाईक्यूज हैं उनके भी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और अब तक मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए चैनल पर। अगर आपने अभी तक उसे चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, जाकर प्लीज उसे देखो और यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट करो। ठीक है, तो हमारे ये जो सारे टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और उनके सामने मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि वो कितनी बार पीवाईक्यू के अंदर आए हुए हैं। जैसे कि हमारी जो बैलेंस शीट जो सबसे मेन टॉपिक है वो हमारा 4 बार आया है। इकोनॉमिक विएबिलिटी जो कि हमारा 2 बार डायरेक्टली पूछा गया था, और 2 बार इनडायरेक्टली उसके रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज आए थे। देन हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, जो कि हमारा 3 बार आया है पीवाईक्यूज के अंदर। और ये जो अगले 3 टॉपिक हैं थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो कि मैं आपको जल्दी से कंप्लीट करवा दूंगा, ये अभी तक पीवाईक्यूज के अंदर नहीं आए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको अपने जैसे कि आज हमारी 5 मई है, ठीक है, आपको 5 मई तक अपनी कंपनी में देखना है कि हमारी कंपनी के अंदर कितना कैपिटल है, कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज है। मतलब कि आपको पूरा रिकॉर्ड देखना है कि हमारी कंपनी जो है कहीं लॉस में तो नहीं जा रही है। तो आप बनाते हो बैलेंस शीट। तो आपको बैलेंस शीट किसी भी स्पेसिफिक डेट पे आपकी इस एसेट को, लाइबिलिटीज को और कैपिटल को बता देती है कि आपके बिजनेस के अंदर कितना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। A balance sheet is a financial statement that shows the assets, liabilities and capital of a business on a specific date. अब assets क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। asset ऐसी चीज होती है जिसको आप खरीदने के बाद वो चीज आपके लिए पैसे ला रही होती है आपकी जेब के अंदर। ठीक है, लेकिन liabilities ऐसी चीजें होती हैं जिसपे आप खर्च करते हो, लेकिन वो आपकी जेब में कुछ पैसे नहीं ला रहे होते। ठीक है, और कैपिटल जो आप अपना जो कैश लगाते हो है ना बिजनेस के अंदर, वो हमारा कैपिटल जो पैसे होते हैं। ठीक है, और इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द बिजनेस ओन्स, जिसे हम असेट कहते हैं, व्हाट इज ओन्स, जिसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप अगर एग्जांपल से आपको समझाऊं तो हमारे जो असेट्स होते हैं वो जैसे कि मशीन्स हो गई, जो कि कंपनी के अंदर आपने खरीदी हैं, लेकिन वो जो मशीन्स हैं आप उनसे पैसा कमाओगे और आपको वो जो पैसे हैं वो मिलने वाले। ठीक है, लेकिन जो लाइबिलिटीज होती हैं वो जैसे कि हमारे लोन्स हो गए, या फिर हमने किसी भी कंपनी से या बैंक से उधार लिया होता है, वो हमारे बेसिकली लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, जिनको आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, so it called a balance sheet because asset equal to liabilities plus capital। जब भी आप asset को liabilities और capital के बराबर में रखोगे तो बराबर ही आएगा। मतलब liabilities और capital को अगर आप प्लस करोगे तो वो asset के बराबर आनी चाहिए। तो वो होती है हमारी बैलेंस शीट। अगर वो मतलब बराबर है तो वही बैलेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस शीट होती क्या है। बस ये याद रखना कि असेट क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, सो मेन कंपोनेंट बैलेंस शीट के यही दो होते हैं। एक तो असेट होता है, लाइबिलिटीज के साथ हम जब कैपिटल को मिला देते हैं। ठीक है, तो असेट्स हमारे क्या होते हैं, फिक्स असेट, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई या मशीन्स हो गई, वो हमारे फिक्स असेट होते हैं। और करंट असेट्स होते हैं हमारा जो कैश हमारे पास है, हमारे पास जितने स्टॉक्स हैं, या फिर डेबिटर्स यानी कि जिन लोगों ने हमसे उधार लिया हुआ है। ठीक है, और हमने जहां जहां इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जहां से हमें मतलब बेसिकली पैसे मिल रहे होते हैं ना, वो हमारे असेट्स होते हैं। और लाइबिलिटीज और कैपिटल क्या होते हैं, ओनर्स का जो खुद का कैपिटल लगा हुआ है, जो आपने लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल हो गया। लोन्स या फिर जो आपको बिल्स पे करने हैं वो आपकी लाइबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगी पिक्चर। अब हमारा नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। देखो, यहाँ तक मैंने आपको जो बताया, यहाँ बैलेंस शीट से लेकर ये जो कंपोनेंट्स तक, जब भी कोई भी क्वेश्चन बैलेंस शीट के रिलेटेड आता है तो आपको इतना जो है कंटेंट उस आंसर के अंदर लिखना ही है, क्योंकि ये है इंट्रोडक्शन। ठीक है, बैलेंस शीट का। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट की। ऑब्जेक्टिव क्या है, पीछे ऐसा मकसद क्या है कि भाई आपको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है आपको, कि आपकी जो बिजनेस है वो लॉस में तो नहीं जा रहा, कहीं फायदे में है तो। और आपको ये पता चल जाता है कि आप कितना ओन करते हो, आपके पास कितने असेट्स हैं, और कितना आप ओन, आपको कितने पैसे मतलब बकाया है देने हैं। ठीक है, आपके कितनी लाइबिलिटीज हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अगर कोई इन्वेस्टर्स या बैंक या फिर मैनेजर अगर आपकी बैलेंस शीट देखकर पता लग जाता है उन्हें कि आपके बिजनेस के अंदर उन्हें मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेल्प टू चेक सॉल्वेंसी, यानी कि आप जो बिजनेस के अंदर आपने लोन्स लिए हुए हैं वो आप पे भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस की अर्निंग से। ठीक है,
यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग, आप फ्यूचर में प्लान कर सकते हो, अगर आप कुछ खरीदने वाले हो तो आप इससे आपको बैलेंस शीट से अंदाजा लग जाएगा कि आपको खरीदना है कि नहीं, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, आप इन्हें और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब जब क्वेश्चन आता है तो आपने उसके अंदर थोड़ा ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ता है, तो आप इन्हें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा हु प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ये हमारा 2 मार्क्स में आया था क्वेश्चन। तो देखो, आपकी कंपनी अगर छोटी है तो उसके अंदर अकाउंटेंट या सीए जो होते हैं वो आपकी जो बैलेंस शीट है उसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं जो कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब जब प्रिपेयर हो जाती है आपकी बैलेंस शीट तो कुछ ऑडिटर्स होते हैं जो कि वेरीफाइड करते हैं आपकी बैलेंस शीट को कि बैलेंस शीट आपकी सही बनी है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 मार्क्स में आया था। अब 3 क्वेश्चन है जो कि बैलेंस शीट के रिलेटेड आए थे। एक आया था डिस्क्राइब अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड असेट ऑफ इकोनॉमिक वेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, ठीक है, उसके 2 कंपोनेंट्स। और असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेबिलिटी अभी हम आगे कवर कर लेंगे। What do you mean by बैलेंस शीट? प्रिपेयर द बैलेंस शीट विथ हाइपोथेटिकल फिगर्स। मतलब कि यहाँ पर आपको पहले तो बैलेंस शीट को समझाना था, फिर आपको एक प्रिपेयर करके दिखानी थी हाइपोथेटिकल फिगर के साथ बैलेंस शीट, ठीक है। तो वो अभी हम प्रिपेयर करेंगे, और आपको जो ये वाला आंसर था वो आप दे पाओगे कि बैलेंस शीट होती है अब तक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने हैं, आपको बैलेंस शीट को पहले समझाना है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, और फिर आप चाहो तो उसके एडवांटेजेस वगैरह बता सकते हो, ठीक है। और आप मतलब एक हाइपोथेटिकल फिगर के साथ एक एग्जांपल भी दे सकते हो कि बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो ये हमने हाइपोथेटिकल फिगर्स के साथ कुछ बैलेंस शीट का एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारे असेट मेंशन होते हैं, यहाँ पर हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल मेंशन होता है, दोनों बराबर होनी चाहिए। सो देखो, असेट हमारे क्या क्या है, सबसे पहले तो कैश है जो कि हमारा 20,000 है हमारे पास, मशीनरी है जो कि 50,000 की है, और स्टॉक हमारे पास 30,000 के हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 1 लाख रुपए के असेट्स हैं जहां से हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है, आ रहा है। और फिर है हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो हमने जो टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो था हमारा 90,000 रुपए, जिसमें मतलब हमने पूरी कंपनी के अंदर 90,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। जो हमने लोन लिया हुआ है बैंक से वो बचा हुआ है 10,000 रुपए का। तो हमारी टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी कितना है, 1 लाख रुपए का है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल है वो बैलेंस है, तो ये हमारी क्या है, बैलेंस शीट है एक। तो बैलेंस शीट कुछ ऐसे होती है जिसके अंदर असेट्स और लाइबिलिटीज मेंशन होते हैं, और दोनों आप साथ में ऐसे इक्वल रख के देखते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगी, बैलेंस शीट का एक एग्जांपल भी आपके सामने है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन आए थे आप अच्छे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके अंदर अभी असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेबिलिटी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो देखो, एक और क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक वेबिलिटी से। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द इकोनॉमिक वेबिलिटी। आप कैसे चेक करते हो, पूरा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, तो उसके पहले हम वेबिलिटी चेक करते हैं प्रोजेक्ट की, कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। उसको चेक करने की वेबिलिटी को हमारे चार चार एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आप चेक करते हो, उसे आप मार्केट से चेक करते हो, या फिर आप टेक्निकली चेक करते हो, या फिर आप मैनेजमेंट लेवल पे चेक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक वेबिलिटी में हम चेक करते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि नहीं, कि हम अपने जो पूरा प्रोजेक्ट है उसे कर पाए, ठीक है। तो देखो, इट मींस चेकिंग इफ द प्रोजेक्ट आइडिया और प्रोजेक्ट कैन सर्वाइव एंड मेक प्रॉफिट ओवर टाइम, ठीक है। कि आप भाई पैसे इतने खर्च कर पाओगे ये जितना प्रोजेक्ट में लगेंगे, और आपको उतने प्रोजेक्ट से पैसे वापस मिल भी पाएंगे कि नहीं, ठीक है। सो क्या क्या हम चेक करते हैं इसके अंदर, हम चेक करते हैं विल द रेवेन्यू कवर ऑल कॉस्ट जितनी आप लगा रहे हो, विल द प्रोजेक्ट जनरेट प्रॉफिट, विल द प्रोजेक्ट बी एबल टू पे बैक लोन्स, ठीक है। जो भी आप लोन वगैरह ले रहे हो उसको बनाने के लिए, वो वापस आपके रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम इसके अंदर पूछते हैं, और अगर ये क्वेश्चन सारे सही मिलते हैं हमें तो हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक विएबिलिटी होता क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है इकोनॉमिक विएबिलिटी का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट कॉस्ट, कि आपका रॉ मटेरियल, लेबर, रेंट, मार्केटिंग करके टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा एस्टिमेट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। अब आपने ये तो देख लिया कि कितने पैसे लगने वाले हैं, ठीक है। फिर आप ये एस्टिमेट करोगे कि आपकी सेल से, आपकी सर्विसेज से
आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ठीक है। चेक प्रॉफिट मार्जिन, अब आपको कॉस्ट पता चल गई, आपको रेवेन्यू पता चल गया, आप माइनस करके ये निकाल पाओगे कि आपको प्रॉफिट कितने का होगा। अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो बिग इनफ होगा कि आप जिससे सरवाइव कर पाओगे, तो आप इसमें आगे जाओगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एनालाइज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि व्हेन विल बिजनेस कवर कॉस्ट, कि आपका जो बिजनेस का कितना कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कब तक कवर हो जाएगा, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, कब कवर हो जाएगा। फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे, आप कैश फ्लो देखोगे, इनफ्लो आउटफ्लो, बैलेंस शीट को देखोगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकालोगे, तो उसके अंदर आप सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी डॉक्यूमेंट में रिटर्न, कि भाई ये जो हमारे पैसे लग रहे हैं वो कब तक निकल आएंगे, ठीक है। रिस्क एनालिसिस देखोगे कि मार्केट का रिस्क कितना है, सप्लाई रिस्क कितना है, और किस तरीके से आप उसे हैंडल करोगे, है ना। यहाँ तक आपका ये जो आपको काम करने थे, ठीक है। फिर क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंसी चेक होंगे, मतलब कि यहाँ तक आपने देख लिया कि बिजनेस सही है कि नहीं। जब आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाते हो या फिर किसी गवर्नमेंट बैंक के पास जाते हो लोन लेने, तो जो एजेंसीज हैं वो आपके प्रोजेक्ट को चेक करती हैं, ठीक है। वो चेक करती हैं कि आपके प्रोजेक्ट को फंडिंग देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ही आता है इकोनॉमिक वेबिलिटी के अंदर ही आ जाता है वो भी जो चेक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्लियर होगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। ये 7 पॉइंट है, काफी इजी इजी से पॉइंट है, और ये जो पूरी हमारी जो पूरा सब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस और स्टेप्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो थोड़े से याद रख लेना, ठीक है, बस हेडिंग हेडिंग याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ फाइनेंशियल विएबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज चेक्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज। अब हमने यहाँ तो देखा था कि लास्ट में जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं वो आपको फंडिंग देने से पहले एक बार चेक करती हैं आपके प्रोजेक्ट को कि भाई फंडिंग देना सही भी रहेगा आपके प्रोजेक्ट को या फिर नहीं, ठीक है। तो वो किस तरीके से चेक करती हैं एक्सटर्नल एजेंसीज, तो वो यहाँ पर बताना था, ठीक है। तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट एजेंसी चेक, फर्स्ट वो बैलेंस शीट देखती है आपकी कि वो सही है कि नहीं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखती है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें वो एनालाइज करती है। देखो यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तो लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपको ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर क्या समझाना है, आपको यहाँ पर फाइनेंशियल विएबिलिटी समझानी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली आप प्रैक्टिकली उसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो किस तरीके से होता है वो आपको समझाना है। फिर आपको ये जो है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी चेक लिखना है। फिर आपको बैलेंस शीट को समझाना है, फिर आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को समझाना है, ठीक है। उसके बाद आपको कैश फ्लो प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है। मतलब कि वो क्या करती है, कैश फ्लो प्रोजेक्शन चेक करती हैं कि अगर आपका कैश फ्लो अभी इतना है तो वो आगे जाके कितना रहेगा जब आपको वो पे करना पड़ेंगे लोन्स, ठीक है। तो उसका कैश फ्लो प्रोजेक्शन वो निकालती है, ठीक है। वो किससे निकालेगी, बैलेंस शीट से निकालेगी, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से निकालेगी, ठीक है। फिर आप क्या करो, वो जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगी, किस तरीके से आप जो कॉस्ट रख रहे हो किस तरीके से उससे प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजें करेगी। फिर मार्केट डिमांड देखेगी कि अभी जितना मार्केट डिमांड है वो उतना आगे रहेगा या नहीं रहेगा, या आगे जाके कम तो नहीं हो जाएगा, बढ़ेगा, वो सारी चीजें वो एनालाइज करेंगी। पेबैक पीरियड देखेगी कि कितने टाइम के बाद आप उसे जो पेमेंट और जो लोन है वो पे कर पाओगे। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना वो इन्वेस्ट कर रही है आपके बिजनेस के अंदर, आपको उसके अलावा क्या आप उन्हें दे पाओगे, ठीक है, रिटर्न कितना कर पाओगे, आरओआई भी चेक करते हैं। तो देखो ये सारी चीजें होती हैं जो कि एक्सटर्नल एजेंसीज जो हैं वो प्रोजेक्ट को फंडिंग देने से पहले चेक करती हैं। देखो ये तो मैंने काफी शॉर्ट में लिखा है, बट आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होगा। और अगर आपको मैं ना यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दे गिव लोन्स और अप्रूवल्स ओनली इफ द प्रोजेक्ट लुक्स प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल, है ना। जब भी तो कोई पैसे डालेगा, आप भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसे डालोगे तो सबसे पहले ये तो देखोगे कि भाई वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, या फिर वो स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। अगर वो स्टेबल है तभी तो आप पैसे डालने वाले हो अपने। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो क्वेश्चन पीवाईक्यू के अंदर आया हुआ है, व्हाट इज अकाउंटेंसी, क्या होती है। तो देखो बेसिकली अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासीफाइंग करते हो, समराइजिंग करते हो और इंटरप्रेटिंग करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ऑफ अ बिजनेस। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके बहुत तरीके के होते हैं, उसके अंदर ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना, उन्हें रिकॉर्ड करना, उन्हें अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई करना, या फिर उन्हें समराइज करना, या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। ये 2 नंबर में एक बार आया हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है मींस चूजिंग द
बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव टू अचीव बिजनेस गोल। ठीक है, आप जब भी एक बिजनेस करते हो ना, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें से आप जब बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हो तो उसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जितने अच्छे ऑप्शंस को आप चूज करते हो उतना अच्छा आपका फ्यूचर रहने वाला है, तो इसके लिए आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए डिसाइडिंग व्हाट प्रोडक्ट टू लॉन्च, हाउ मच टू इन्वेस्ट, और विच सप्लायर टू चूज। ठीक है, जो सप्लायर अच्छा है उसी को आप चूज करोगे। जितना जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा और जिस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छा का रहेगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो सब आपकी अगर डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी होती है तो आप अच्छे से आंसर कर पाते हो या फिर डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर होते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट नीड टू बी सॉल्व। ऐसे नहीं कि भाई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप खुद ही उसे फालतू में सॉल्व करे जा रहे हो। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब उस जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन डेटा को कलेक्ट करो। अलग अलग ओपिनियंस को कलेक्ट करो, या फिर जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं या फिर जो पब्लिकली रिपोर्ट अवेलेबल है उनको आप कलेक्ट करो। फिर आप उनको अच्छे से क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, है ना, लिस्ट पॉसिबल ऑप्शंस, कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर उसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको अच्छे से इवेल्युएट करो, मतलब कि उनकी कॉस्ट को चेक करो, किसके अंदर ज्यादा बेनिफिट है, किसके अंदर ज्यादा रिस्क है, या फिर आप उस रिस्क को मतलब हैंडल कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सबको क्या करो, इवेल्युएट करो। फिर उसमें से आपको क्या करना है, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है उसे आप चूज करो। सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। इम्प्लीमेंट द डिसीजन, अब आपने चूज कर लिया, फिर अब अपने जो आपने चूज किया है उसको प्लान को एक्शन के अंदर लाओ और उस पे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, फिर आप अपने जो आपने चूज किया था उसके रिजल्ट्स को क्या करो, रिव्यू करो, चेक इफ इट वर्क और नीड इम्प्रूवमेंट, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसे इम्प्रूव भी करो। ठीक है, इन बिजनेस गुड डिसीजन इक्वल टू बेटर प्रॉफिट, सेटिस्फाई कस्टमर, स्मूथ ऑपरेशंस। ठीक है, अगर आप ये अच्छे डिसीजन लेते हो तो आपके जो ऑपरेशन है, आपके जो काम करने का तरीका है वो भी काफी स्मूथ हो जाएगा और आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी आपसे सेटिस्फाई रहेंगे। तो डिसीजन मेकिंग इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ये भी हमारा पीवाई के 2 नंबर में आया हुआ था। एक्सपेक्टेड कॉस्ट मीन द एस्टिमेट टोटल कॉस्ट दैट इज लाइकली टू बी इंकर्ड इन अ प्रोजेक्ट और प्रोडक्शन। आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना कॉस्ट लग जाएगा, या फिर आपका जो पूरा प्रोडक्शन यूनिट है उसके अंदर कितना पैसे लग जाएंगे, उसी को हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि उसके अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट को भी आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाती है, लेबर कॉस्ट आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, ओवरहेड कॉस्ट, या फिर मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तब एक्सपेक्टेड कॉस्ट बनता है। हेल्प इन बजटिंग, प्राइसिंग एंड प्रॉफिट प्लानिंग, जब भी आप बजटिंग कर रहे होते हो कि आपका बजट कितना रहने वाला है, तब आपको ये हेल्प करती है एक्सपेक्टेड कॉस्ट। और आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखने वाले हो, या फिर आपको प्रॉफिट प्लानिंग, यानी कि आप प्रॉफिट किस तरीके से अर्न करने वाले हो, वो सब जब आप करते हो तब आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, काफी छोटा सा टॉपिक है और आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स में, यूज ऑफ कैश फ्लो एज अ प्लानिंग टूल। का जो कैश फ्लो है आप उसे कैसे एज अ प्लानिंग टूल यूज कर सकते हो। ठीक है, कैश फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मनी। मूवमेंट ऑफ मनी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो होता है इनफ्लो, पैसा कहाँ से आ रहा है या फिर आप कितना पैसा लगा रहे हो, और आउटफ्लो, आपको कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, उसका आउटकम। तो वो हमारे पूरे प्रोसेस को, इनफ्लो एंड आउटफ्लो को हम कहते हैं कैश फ्लो। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ बिजनेस। अब इसके अंदर जो हमारी इट हेल्प इन, कैसे हेल्प करता है वो एज अ प्लानिंग टूल, आपको वो प्रेडिक्टिंग व्हेन मनी विल बी नीडेड, आपको कब पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको प्रेडिक्ट करके बता देता है कैश फ्लो। और एंश्योर फंड्स आर अवेलेबल टू पे सैलरीज एंड सप्लायर्स, अगर आप कैश फ्लो देखते रहोगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि आपके पास इतने पैसे हैं भी कि नहीं कि आप सैलरीज वगैरह पे कर पाओ। अवॉइडिंग कैश शॉर्टेज, आपको कैश शॉर्टेज नहीं रहता। प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंशंस, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, वो सब आप कैश फ्लो से पता लगा सकते हो, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे भी हैं क्या नहीं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लें, इफ अ बिजनेस एक्सपेक्ट्स अ कैश शॉर्टेज इन जून, इट कैन प्लान टू डिले परचेज और अरेंज अ लोन। अगर उसे जून में ही पता चल जाता है कि भाई शॉर्टेज आ चुका है, तो वो क्या कर सकती है, आगे के जो वो एक्सपेंस करने वाली है उसको थोड़ा डिले कर सकती है, या फिर लोन के लिए अरेंजमेंट पहले से ही रख सकती है। ठीक है, अगर आप कैश फ्लो को देख रहे हो तो ये एज अ प्लानिंग टूल यूज हो रहा है। ठीक है, कैश फ्लो, तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ है, इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, आपको भी पता है, कोई भी अगर कैसे कपड़े का काम है, ठीक है,
तो आपके कपड़े, आपके जैसे कि जो भी कपड़े हैं वो कितने आपके पास स्टोर के अंदर हैं या फिर आपके वेयर हाउस के अंदर हैं, उसी को हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। जो माल बचा हुआ रखा रहता है जो कि आपके काम आ सकता है, वो हमारा इन्वेंट्री होता है। इट मीन्स मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। कि आप सही अमाउंट में अपने जो स्टॉक्स हैं, जो आपके रॉ मटेरियल है या फिर आपकी वर्क इन प्रोसेस सारी चीजें हैं, वो आप अच्छे से रख पाओ या फिर उन्हें मेंटेन कर पाओ, उसी को हम कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। सो द बिजनेस रन्स स्मूथली विदाउट ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग। कभी भी बिजनेस के अंदर ओवर स्टॉकिंग या फिर अंडर स्टॉकिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपका जो माल है जो आपने रखा हुआ है अपने वेयर हाउसेस के अंदर, वो कभी भी ज्यादा ना हो जाए या फिर कम ना पड़ जाए, ठीक है। अगर आप अच्छे से इन्वेंट्री कंट्रोल रखते हो तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जिस इससे क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता और कोई भी स्पॉइलेज नहीं होता। अगर जैसे कि आप ही समझो कि किसी का कोई मिठाई का काम है, ठीक है, और वो अगर उसके अंदर क्या कर देता है, ओवर स्टॉकिंग कर देता है, तो मिठाइयाँ जो है वो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा, आपका वेस्टेज हो जाएगा, स्पॉइलेज हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी के कपड़े का भी काम है, ठीक है, तो आज के टाइम पे क्या होता है, कपड़े ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। कि भाई अभी इस कपड़े का ट्रेंड चल रहा है, आगे जाके बदलेगा ट्रेंड, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, अभी के समय से जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा स्टॉक कर लेते हो, ठीक है, और वो ट्रेंड जो है आगे जाके खत्म हो जाता है और आपका स्टॉक खत्म नहीं होता, तो वो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा और आपको वेस्टेज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। एंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन अच्छे से स्मूथली चलता है। और आपको कभी भी शॉर्टेज कॉस्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी अगर आपका ओवर स्टॉकिंग नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब आप जहां पर स्टोर करते हो उसकी जो कॉस्ट आती है। हेल्प फुलफिल कस्टमर डिमांड ऑन टाइम, आपकी जो कस्टमर की डिमांड है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो पाएगी अगर आप अंडर स्टॉकिंग ना हो, ठीक है। मतलब कि कोई किसी का किसी फोन कवर का बिजनेस है, ठीक है, और किसी कुछ फोन कवर की जरूरत है, ठीक है, और अगर आपके पास वो स्टॉक में है तो आप तुरंत कस्टमर को दे पाओगे, ठीक है। तो वो क्या है कि भाई किसी भी कस्टमर को डिले नहीं होगा और उसे वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप अच्छे से इन्वेंट्री कंट्रोल करते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हमारा नेक्स्ट जो पीवाईक्यूज है वो कैसे आए थे, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आप इतना समझा पाओगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल होते क्या है। हाईलाइट एनी 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, 3 टेक्निक्स। तो आप इतना क्वेश्चन कर पाओगे जितना मैंने आपको बताया उससे, और आगे मैं 3 टेक्निक्स बताने वाला हूँ। डिस्क्राइब प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल इन एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टेक्निक देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। सबसे पहली टेक्निक होती है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है कि आपके जो आइटम्स हैं वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ए बी सी। ए होते हैं हमारे वेरी कॉस्टली आइटम्स। वेरी कॉस्टली आइटम्स को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है टाइटली, बिल्कुल भी ये ओवर कंट्रोल या अंडर कंट्रोल ना हो जाए, ठीक है। और जो बी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो होते हैं हमारे मॉडरेट कॉस्ट आइटम्स, जो कि हमारे मीडियम कॉस्ट के होते हैं, ना तो ज्यादा महंगे होते हैं ना ज्यादा सस्ते होते हैं। उनको आप मॉडरेट कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं लो कॉस्ट आइटम, वो हमारे सिंपल कंट्रोल से भी काम उनका चल जाता है, चाहे वो वेस्ट भी हो तो उनसे ज्यादा बिजनेस पे क्या है फर्क नहीं आता। तो ये हमारे थर्ड कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये होती है हमारी एबीसी एनालिसिस। आप अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री को क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। दूसरी टेक्निक होती है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ इसे बोलते हैं। कैलकुलेट हाउ मच टू ऑर्डर सो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग इज मिनिमम। मतलब कि आप ना पहले से कैलकुलेट कर लो कि भाई जब भी आपको ऑर्डर करना है उससे पहले से आप कैलकुलेट करके रखो, एनालाइज करके रखो कि आपको कितने ऑर्डर की जरूरत है, तो आप उतना ही इन्वेंट्री में कॉस्ट जो है इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जस्ट इन टाइम, जिसे हम JITV बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑर्डर रॉ मटेरियल ओनली व्हेन नीडेड, नो एक्सेस स्टॉक। इसमें क्या करोगे, आप बिल्कुल भी स्टॉक नहीं रखोगे। जब भी आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है आप तभी ऑर्डर करोगे, उससे पहले आप ऑर्डर नहीं रखोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 3 जो हमारी टेक्निक्स मेन होती हैं, ठीक है। 2 टेक्निक्स और हैं, एक है फीफो टेक्निक और एक है लीफो टेक्निक। फीफो टेक्निक है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो भी सबसे पुराना स्टॉक है उससे सबसे पहले खत्म करो। और लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो भी हमारा तुरंत स्टॉक आया उसे सबसे पहले खत्म करो, ठीक है। तो ये 2 टेक्निक्स भी होती हैं, चाहो तो इन्हें आप लिख रहे आना, वरना मत लिख कर आना, कोई जरूरत नहीं है, बस 3 ही पूछी थी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। अब प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल नाम से पता चल रहा है कि आप पहले तो प्लानिंग कंट्रोल देखोगे फिर आप प्रोडक्शन कंट्रोल देखोगे। तो देखो प्लानिंग के अंदर आ जाता है डिसाइड इन एडवाइस, मतलब आप पहले से क्या करते हो,
कि आप पहले से सारी चीजें एडवांस में ही डिसाइड करके रखते हो किस तरीके से होनी है, या फिर जो आगे होने वाला है उसका प्लान तैयार करके रखते हो, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन एंड वेयर टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन का आप आंसर डिसाइड करके रखते हो, सारी चीजें किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैंने काफी शॉर्ट में लिखा है, आप इसे और डिटेल में भी लिखकर आ सकते हो, ठीक है। तो आपको वो अपने आप हिसाब से बनाना है, ठीक है। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको लिख कर आनी है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब देखो यहाँ पर क्या होगा कि आप जो आप करने वाले हो उसको आपने पहले से प्लान कर लिया। अब आप जो करोगे ना उस समय पे जो मॉनिटरिंग होती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। जैसे कि किसी आपने सोचा कि भाई मैं सैमसंग के फोन बनाऊंगा, ठीक है, मतलब कि आपने आपने मतलब सेटअप करी मोबाइल फैक्ट्री और आपने डिसाइड किया कि भाई मैं ना मोबाइल वगैरह बनाऊंगा, तो आपने उसके अंदर ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर देख ली कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, आपको कितना प्रोड्यूस करना है, और आपको कहाँ पर प्रोड्यूस करना है, और कितना व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ पर प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये आपने डिसाइड कर लिया प्लानिंग के अंदर। अब जब आप फोन बना रहे होंगे या फिर जो भी चीजें आपने सोची है वो कर रहे होंगे, तो उसके अंदर जो मॉनिटरिंग होगा वो हमारा होगा प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो चेक इफ इट्स गोइंग एज पर प्लान, जिस तरीके से आपने प्लान किया था उसी तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो आप उसे जिस तरीके से आपने प्लान किया है उसमें लाने की कोशिश करो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसे सॉल्व करो, जैसे कि अगर कोई डिले आ रहा है तो उसे सॉल्व करो। क्वालिटी इश्यूज को मतलब चेक करते रहो, कहीं भी आपकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो और इसके अंदर कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर। सेट प्रोडक्शन गोल। अब सेट कर लो कि भाई हमें इस दिन में इतना प्रोडक्शन लाना ही है, ठीक है। अगर आपने सोच रखा है कि भाई मुझे एक दिन में 5 या 6 फोन बनाने हैं, तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि हमें 6 तक फोन चाहिए। अगर उससे कम जा रहा है तो क्या चीज इंप्रूव कर सकते हो उस पर काम करो, ठीक है। प्रिपेयर वर्क शेड्यूल। वर्क शेड्यूल प्रिपेयर करके रखो, कौन कितने टाइम काम करेगा, कौन कितने टाइम रेस्ट करेगा। अरेंज रिसोर्सेस, अगर कोई रॉ मटेरियल की जरूरत है, मशीन्स की या लेबर की जरूरत है तो उसे अरेंज करो। सुपरवाइज प्रोडक्शन, अच्छे से सुपरवाइजिंग करो कि कोई भी क्वालिटी के अंदर दिक्कत ना आए। चेक आउटपुट क्वालिटी, जो भी आउटपुट आ रहा है उसकी क्वालिटी को भी चेक करते रहो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, चाहो तो इन्हें आप चेंज भी करके अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। प्रोडक्शन कंट्रोल, प्लानिंग कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। इससे क्या होता है हमारे कभी भी वेस्टेज जो है वो नहीं होते, ठीक है। आपकी जो वेस्ट या फिर जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, और आपकी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, फास्ट हो जाते हो आप। एंश्योर टाइमली डिलीवरी, आपके जो भी कस्टमर को डिलीवरी है वो टाइमली हो जाती है और आपके प्रोडक्ट अच्छे से तैयार हो जाते हैं विथ ग्रेट क्वालिटी, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। काफी इजी सा टॉपिक था, मैंने काफी अच्छे से आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? इट मीन चेकिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। जो कि आपके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि कस्टमर्स को चाहिए, वो प्रोडक्ट जो जो आप प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो वो उसे मीट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को, जो चेक करने का प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है हमारे जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फाई रहता है, और रिड्यूस डिफेक्ट एंड रीवर्क, ठीक है। आपको अगर आप पहले से क्वालिटी कंट्रोल पे काम करते हो तो आपको वापस किसी भी प्रोडक्ट पे काम नहीं करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और आपको कभी भी कोई डिफेक्ट पीस नहीं मिलेगा, और आपकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी बिल्ड होती है, आपकी जो ब्रांड है उसकी रेपुटेशन अच्छी बिल्ड होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है। काफी इजी सा टॉपिक है, आपको समझ में क्या आ गया होगा कि आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी रहे, ठीक है। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा इंस्पेक्शन, जो आप कर सकते हो, मतलब कि आप जाके चेक कर सकते हो हर एक प्रोडक्ट को अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा आपकी फैक्ट्री के अंदर। एक होता है सैम्पलिंग, कि आपने कुछ सैंपल्स तैयार कर लिए कि इस तरीके के हमारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और अगर वो जो सैंपल है उसके बराबर वो प्रोडक्ट नहीं होता तो वो वापस जाएगा प्रोडक्शन के अंदर और वापस बनेगा, ठीक है। फिर होता है हमारा स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पर आप कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का यूज करते हो, मतलब मेथड्स का यूज करते हो चेक करने के लिए आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है किस तरीके की है, पहले कैसी थी अब कैसी है, उनके बीच में मतलब अच्छे से रिलेट कर पाते हो, अच्छे से एक रिलेशन निकाल पाते हो, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग सबको पता है, अपने जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से प्रमोट करना, उसे उससे सेल करना, उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड्स एंड इंक्रीज बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। आजकल हर चीज में मार्केटिंग हो रही है, चाहे वो
एक छोटा सा कोई पेड़ हो या फिर भाई बड़ी सी कोई मशीन हो, हर कोई भाई मार्केटिंग कर रहा है। और मार्केटिंग कहाँ कर रहा है? वो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो मार्केटिंग आपको पता है किस तरीके से होती है, या तो आप इन्फ्लुएंसर से आप मार्केटिंग करवा सकते हो, या फिर अपने गूगल के एड्स जो हैं उन्हें रन करा सकते हो, या फिर आप मतलब बहुत सारी चीजें जिनसे आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको भी पता होगा मार्केटिंग होता क्या है। तो यहाँ पर हमने कुछ मेन एक्टिविटीज लिखी हुई हैं कि मार्केटिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो भाई मार्केट रिसर्च होता है कि आप सबसे पहले समझ लो कि कस्टमर की नीड क्या है। अब अगर कोई भी मतलब मैं भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई मैं करूँ क्या, यूट्यूब पे क्या काम करूँ जिससे कि मेरा जो चैनल है अच्छे से ग्रो हो, तो मैं भी उसे यही बोलता हूँ कि भाई पहले देखो कि मार्केट में जरूरत किसकी है, कि आप जो करने वाले हो उसकी नीड है भी कि नहीं। या फिर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले यही काम करे कि वो देख ले कि वो जो करने वाला है उसकी असलियत में लोगों को जरूरत है भी या नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपको पता चल गया कि कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है, आपको पता चल गई, फिर क्या करो, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो, ठीक है। उस नीड के हिसाब से, उस नीड जो है, वो जो प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करने के लिए एक प्रोडक्ट तैयार करो जो कि पीपल को चाहिए, ठीक है। अब आपने वो प्रोडक्ट तैयार कर लिया, अब उसकी प्राइसिंग सेट करो, सेट द राइट प्राइस, जो भी मतलब कस्टमर उसे ले पाए उस तरीके से प्राइस सेट करो। फिर आप करो प्रमोशन, आप उसका क्या करो, एडवर्टाइज करो, आप सोशल मीडिया या फिर डिस्काउंट्स इन सब स्कीम्स का यूज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन करो, मेक श्योर प्रोडक्ट रीच कस्टमर्स, ठीक है। मतलब कि राइट कस्टमर भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो राइट कस्टमर तक पहुंचे, आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग की। देखो सच में मार्केटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी भी लोग सोचते हैं कि भाई आपने तो ना ऐसे ऐड वगैरह रन करवा के फिर व्यूज ले आए या फिर वो कर दिया। जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्रीज में बहुत होता है कि जब भी कोई बंदा म्यूजिक अपना नया प्रोड्यूस करता है, तो वो जब अपने एड्स चलाता है अलग अलग जगह पर और इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाता है, तो लोग बोलते हैं कि आपने तो ये बॉट प्ले कर दिया भाई, आपने तो ये सब बॉट से व्यूज लिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो भी एक हमारी जो पूरे की पूरी प्रोडक्ट में जो सेल का एक पूरा एक स्टेज होता है, स्टेप होता है, ठीक है। मार्केटिंग वो आपको करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की, अगर आपको प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस तक पहुंचाना है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपकी सेल इंक्रीज होगी, ठीक है, और हेल्प करेगा आपको compete करने में मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केटिंग ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होते हैं? एक एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आप हो या फिर चाहे जैसे कि आप ओनर हो, ठीक है, और आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसी को हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। अगर वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक अगर अच्छे से बना रहता है, तो आपकी जो कंपनी है बहुत स्मूथली रन करती है, ठीक है। अगर वो बिगड़ जाता है ना, तो आपका जो काम है अच्छे से नहीं चलने वाला, ठीक है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, आपका अच्छे से फंक्शन कर पाता है बिजनेस, और कोई भी स्ट्राइक नहीं करता, कोई लॉकआउट नहीं होता है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं होते, झगड़े नहीं होते। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तो भाई लोग स्ट्राइक स्ट्राइक कर देंगे, आपके बिजनेस आधे दिन ठप पड़ा रहेगा, तो बेकार है, ठीक है। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से काम करेंगे और उनका जो कॉन्फिडेंट है वो हमेशा बढ़ा रहेगा, और वो जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो वेज टू मेंटेन गुड रिलेशन, ऐसे कौन कौन से वेज है? पहली बात तो सीधी बात है कि भाई आप अच्छी सैलरी दो, आपके एम्प्लॉयज हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। अच्छी सैलरी के बाद फिर क्या करो, आप उन्हें एक वर्किंग जो कंडीशन है वो सेफ दो, अच्छी कंडीशन दो वर्किंग की। ऐसा ना हो कि भाई वो अच्छी जगह काम नहीं कर रहे पर उन्हें पैसे बहुत मिल रहे हैं, तब भी वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन, जो भी काम है वो डायरेक्टली आप उन्हें बताओ, और अच्छे से उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करो अगर आपको किसी भी उनके काम में प्रॉब्लम लगती है तो, ठीक है। ऐसे नहीं आप उन्हें डांट दो, ठीक है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट क्विकली, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वेज होते हैं जिससे कि आप अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। और आप इसके अंदर ना अपने आप भी लिख कर आ सकते हो जो आपको लगती है कि जिससे अच्छे रिलेशन मेंटेन होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक था छोटा सा, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स एंड परचेज। सेल्स का मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को सेल करते हो, ठीक है, और उसी को हम सेलिंग कहते हैं। या फिर आप जो अपनी सर्विसेज हैं उन्हें सेल करते हो, वो हमारा सेल में आता है, ठीक है। और परचेज के अंदर आता है जब भी आप रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट या फिर बिजनेस के लिए कोई भी चीज बाय करते हो, तो वो हमारा परचेजेस के अंदर आता है, ठीक है। तो सेल एंड परचेज आपको समझ में आ गया। अब की पॉइंट्स फॉर ऑन्टरप्रेन्योर, आपके
किसी भी मतलब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स है जो कि उसे सेल और परचेज में ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड परचेज। हमेशा ध्यान रखो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। सेल्स एंड परचेज का या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट गुड सप्लायर्स, जो भी आपके सप्लायर्स हैं उन्हें अच्छा सप्लायर को हमेशा रखो। ऐसा ना हो कि वो आपकी जो ब्रांडिंग है वो बिगाड़ दे, ठीक है। वो जो आपके मार्केट के अंदर आपके जो कस्टमर्स हैं उन्हें बिगाड़ दे, ठीक है। आपके जो सप्लायर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। ऑफर गुड कस्टमर सर्विस टू बूस्ट सेल, ठीक है। आप अच्छी कस्टमर सर्विसेज को हमेशा ऑफर करो जिससे कि आपकी जो सेल्स है वो बूस्ट हो पाए और एक आपकी मार्केट में रेपुटेशन बन पाए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। ये बिल्कुल मार्केटिंग की तरह है। अब मार्केटिंग के अंदर जो हम करते हैं वो होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। अब हम उसी को पढ़ने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? प्रमोटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अब हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है वो मल्टीपल तरीके के होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, टीवी पे या फिर रेडियो पे आपने ऐड चलवा दी, वो हमारा होता है एक टाइप एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। जिसके अंदर आप न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल छपवा सकते हो या फिर मोबाइल टीवी के अंदर जो बीच बीच में एड्स आते हैं फिल्म्स के बीच में या फिर सीरियल्स के बीच में, और फिर हमारा रेडियो पे आप ऐड चलवा सकते हो। और फिर आता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स के ऐड होते हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप जो ऐड चलवाते हो, जैसे कि आप फेसबुक पे ऐड चलवा रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू ऐड चलवा रहे हो, तो हमारे एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, तो हमारा सोशल मीडिया होता है वो। फिर आते हैं हमारे ऑनलाइन एड्स, जैसे कि हम गूगल्स पे ऐड चलाते हैं, जो कि वेबसाइट्स वगैरह पे देखते हैं, वो हमारे ऑनलाइन एड्स होते हैं। फिर आता है हमारा बैनर्स एंड पोस्टर्स, आप जो ऑफलाइन लगवाते हो वो हमारे बैनर एंड पोस्टर के अंदर आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट जैसे कि ये ऐसे थोड़ी ना आप सोशल मीडिया करके छोड़ दोगे, आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में, किस तरीके आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करते हो, अगर पेपर के अंदर आता है, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इससे? ये आपकी जो प्रोडक्ट है और जो आपकी सर्विसेज है उनकी अवेयरनेस मार्केट के अंदर अच्छे से इंक्रीज होती है, और आप न्यू कस्टमर को इंटरेक्ट अट्रैक्ट करते हो और इंक्रीज करते हो अपनी सेल्स को, ठीक है। मेन जो मकसद है एडवर्टाइजमेंट के पीछे का। और मतलब अवेयरनेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जब तक मतलब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जो कि उन्हें कस्टमर को नीड है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है उन्हें उसकी नीड है, तो आपको उसकी अवेयरनेस को क्या करना पड़ता है? स्प्रेड करना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है सबको, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेजेस एंड इंसेंटिव्स, ठीक है। तो वेजेस बेसिकली हमारी जो सैलरीज होती हैं एम्प्लॉयज की, वो हमारी वेजेस होती हैं। और अगर आप उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा मनी पे करते हो किसी भी उनके अच्छे काम के लिए, तो वो हमारे इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे कि बोनसेस होते हैं, ठीक है। तो वेजेस का क्या मतलब है? रेगुलर पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क, वो हमारे वेजेस होते हैं। इंसेंटिव्स होते हैं एक्स्ट्रा रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। इंसेंटिव्स होते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई कोई सैलरी दे रहा है तो इंसेंटिव्स की जरूरत क्या है? इंसेंटिव भी बहुत बड़ा प्ले रोल करते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब भी कोई अच्छा काम करता है एम्प्लॉय उसके पीछे, ठीक है। वाई गिव इंसेंटिव्स? मोटिवेट करता है आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको, ये मोटिवेट आएगा, ठीक है, मोटिवेट करता है, और इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को उनकी, और रिड्यूस करता है एब्सेंटिज्म। कोई भी छुट्टी वुट्टी करने से मतलब कि हम भी मैं जिस इंडस्ट्री में रहता हूँ, मतलब नीचे इंडस्ट्री है, ऊपर मैं रहता हूँ, तो नीचे जो है वर्कर्स उनको क्या होता है कि जो पूरे अगर 30 के 30 दिन काम करते हैं बिना छुट्टी लिए, तो उनको 1500 रुपए जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है उनके अंदर एक भाई मतलब मोटिवेशन रहता है कि भाई मैं अगर 3 के 30 दिन आता हूँ तो मुझे 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं एक दिन छुट्टी भी कर देता हूँ तो एक तो वो छुट्टी वाले दिन का पैसा कटता है, और जो वो एब्सेंट हुआ वो जो पूरे महीने के 1500 रुपये थे वो भी कट गए। अगर उनकी जैसे सैलरी 500 रुपये है तो 500 प्लस 1500 2000 रुपये कट जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी वर्कर ना छुट्टी करने से पहले 2 3 बार भाई सोचेगा कि भाई छुट्टी करनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है तभी करूँ, ठीक है। जिससे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना उसमें कमी नहीं आएगी आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। और एग्जांपल क्या है कि आप बोनसेस दे सकते हो या फिर पेड हॉलीडेज पे भेज सकते हो, या फिर आप परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रख सकते हो कि इतनी कोई काम करेगा तो इतना उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये हमारे होते हैं इंसेंटिव्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा वेजेस एंड इंसेंटिव्स होते क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट।
ये क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है हमारी, बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, ये हमारे कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। जब भी कोई इन्वेस्टर्स, बैंक्स या फिर गवर्नमेंट जब कोई पैसे इन्वेस्ट करती है आपके बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहले वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक करती है, ठीक है, जब भी वो पैसे इन्वेस्ट करती है। और जब भी आपको समझना होता है कि मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर मैं कोई चीज बाय कर सकता हूँ, ये सब चीजें, तो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की तरफ जाते हो, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स दैट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, कि फाइनेंशियली आपकी क्या पोजीशन है बिजनेस की। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शोज इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस ओवर अ पीरियड, ठीक है, किसी भी पीरियड के अंदर आपको बताता है कि कितना आपने एक्सपेंस, कितना आपने खर्चे किए, कितनी आपकी इनकम हुई, कितना आपका प्रॉफिट था, कितना आपका लॉस था, ये सारी चीजें, ठीक है। और बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि आपकी असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन स्पेसिफिक डेट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताता है, आप कितना पैसा आपका लग रहा है, कितना पैसा आपको मिल रहा है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं कैश फ्लो से। अब आता है हमारा वाई आर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट, क्यों इतनी जरूरी है? इससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने पैसे हमें मिल रहे हैं, भाई प्रॉफिटेबिलिटी हो भी रही है या नहीं हो रही है। आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है, और डिसीजन मेकिंग या फिर प्लानिंग जो है इससे काफी आसान हो जाती है, ठीक है। और कोई भी जो डिसीजन मेकर्स हैं बाहर से, उनके लिए भी काफी आसान हो जाता है आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, उनके लिए डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अकाउंट स्टडीज एंड स्टोर स्टडीज। ये हमारा एक बार पीवाईक्यू के अंदर आया हुआ है, वो पीवाईक्यू मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डिस्क्राइब अकाउंट्स एंड स्टोर स्टडीज इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको इन दो टॉपिक्स को समझाना था। तो ये होते क्या है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारा होता है अकाउंट्स स्टडीज। तो देखो, पहली बात ना, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आता है ना, डिस्क्राइब अकाउंट एंड स्टोर्स स्टडीज। तो यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये पूछा है, तो आपको पहले यहाँ पर क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को समझाना है, जो कि हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो आपको पहले वो समझाना है, देन आपको इसकी तरफ मूव करना है, ठीक है, जिससे कि आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाए। अब हम देखते हैं अकाउंट स्टडी होता क्या है। अकाउंट स्टडी रिफर टू सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। उनके बारे में ही समझना, उनके बारे में एनालाइज करना, उसी को हम अकाउंट स्टडीज कहते हैं। ये मैं आपको समझा चुका हूँ अकाउंटेंसी के अंदर, जहां पर हमने पढ़ा था कि जो हमारा सिस्टमेटिक, जो हमारा एक प्रोसेस होता है किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करना, रिपोर्टिंग करना, एनालाइज करना, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट स्टडीज कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी की एक्टिविटीज होती हैं? सबसे पहले तो आप इसके अंदर लेजर बुक को मेंटेन करते हो। लेजर बुक क्या होती है? हमारी रिकॉर्ड की जो बुक होती है, उसी को हम लेजर बुक कहते हैं, ठीक है। अपनी जो सेल्स है, आपकी जो परचेजेस है, वेजेस है, एक्सपेंसेस है, ये सब आपको पता है कि सेल्स क्या होती है, परचेज क्या होता है, वेजेस क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, इन सबको आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस टू चेक एक्यूरेसी, ठीक है। आप एक अपनी बैलेंस शीट जो है वो ट्रायल के लिए, या फिर मतलब कभी भी आप मतलब मेंटेन करते रहते हो, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बनी रहे, जो आपकी एक्चुअल बैलेंस शीट हो उससे वो मैच कर पाए, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंट स्टडी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हेल्प ट्रैक वेयर मनी इज कमिंग एंड गोइंग। आपको समझ में आ जाता है कि भाई आपका पैसा कितना आ रहा है और कहाँ जा रहा है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है, उससे आप ट्रैक में रहते हो, ठीक है। अवॉइड फ्रॉड एंड एरर्स, कोई अगर आपकी कंपनी में नीचे कोई मैनेजर वगैरह भाई फ्रॉड कर रहा है, या फिर आपसे फ्रॉड हो रहा है, तो वो सारी चीजें आप अच्छे से अवॉइड कर पाते हो, ठीक है, और कोई भी एरर वगैरह भी नहीं रहती। हेल्प इन टैक्स कैलकुलेशन एंड कंप्लाइंसेस, अगर कोई टैक्स वगैरह है तो आप उसे अच्छे से कैलकुलेट करके रखते हो कि इतना टैक्स हमारा लगने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे अकाउंट स्टडीज के अंदर सारी चीजें होती हैं, आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोर्स स्टडीज, मैनेजिंग द स्टोरेज इश्यूज एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल इन बिजनेसेस। इसको हम क्या कहते हैं, स्टोर स्टडीज कहते हैं। कि आपकी जो स्टोरेज है, जहाँ पर आप अपनी इन्वेंट्री को स्टोर कर रहे हो, या फिर कोई भी मटेरियल जो है उसके रिलेटेड कोई इशू आता है, या फिर उनकी जो रिसिप्ट है, उनको जो मैनेजिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोर्स स्टडीज कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर मेन पॉइंट क्या होते हैं? सबसे पहले रिकॉर्ड कीपिंग, स्टॉक के जो रजिस्टर्स हैं वो हमेशा अच्छे से रहने चाहिए, मेंटेन, वेल मेंटेन रहने चाहिए, अपडेटेड रहने चाहिए, जो भी आपका मटेरियल आ रहा है, ठीक है। स्टॉक मैनेजमेंट, अवॉइड एक्सेस एंड शॉर्टेज, कभी भी ओवर स्टॉकिंग ना करो, ना ही अंडर स्टॉकिंग करो। मटेरियल हैंडलिंग, प्रॉपर स्टोरेज टू प्रिवेंट डैमेज, ठीक है, अच्छे से आपके पास स्टोरेज रहनी चाहिए जिससे कि कोई भी आपके मटेरियल के अंदर डैमेज ना हो, ठीक है।
वाई इट इज इम्पोर्टेंट, रिड्यूस वेस्टेज एंड थेफ्ट, कोई भी चोरी वगैरह ना हो, ना ही आपके जो वेस्टेज हैं वो हो। एंश्योर मटेरियल आर अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब भी आपको मटेरियल की जरूरत है वो आपके पास हो, ठीक है। हेल्प मेंटेन स्मूथ प्रोडक्शन फ्लोज, बिल्कुल ये सेम टू सेम प्रोडक्शन कंट्रोल की तरह ही है कि आपका जो प्रोडक्शन फ्लो है वो स्मूथली हो पाए, ठीक है। इसके लिए आप स्टोर्स मैनेज करते हो। ये हमारा छोटा लास्ट टॉपिक था और हमने अच्छे से पूरी यूनिट को कवर कर लिया, काफी इजी सी यूनिट थी। इसके अंदर दो या तीन ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने हैं, मैंने आगे बता भी दिए हैं। यहाँ पर हैं, एक तो हमारा बैलेंस शीट को आप अच्छे से समझ लेना, और आपके जो ये ना फाइनेंशियल रिपोर्ट, इन्हें भी आप अच्छे से कर लेना। और हमारा क्या था, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, क्योंकि प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल की तरह आगे भी जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आई होप आपको ये जो यूनिट है बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी, और मैंने उसके साथ सारे जो पीवाईक्यूज थे वो भी कवर करा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 नहीं देखी है तो उन्हें देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप अपडेटेड रहो, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है, बाय।